डिप्लोकोकस मतलब दो बैक्टीरिया एक साथ रहता है ना, उसको डिप्लोकोकस बोलते हैं। तो बीन शेप माइक्रोस्कोप में देखने पे ऐसा बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव है, इसका मतलब इस बैक्टीरिया का टॉक्सिन खुद इसके वाल पे होता है। चलिए, ये तो हो गया बैक्टीरिया के बारे में। अब बात करते हैं कि यह बैक्टीरिया एक बॉडी में आया कैसे और कहाँ पे आता है बैक्टीरिया। सबसे पहले और सबसे कॉमनेस्ट यह बैक्टीरिया जेनाइटल ऑर्गन पे अटैक करता है। रेयर में ये अटैक करता है हार्ट पे या जॉइंट पे या ब्रेन पे, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट अटैक होता है बैक्टीरिया का जेनाइटल ऑर्गन में। जेनाइटल ऑर्गन में, अब जेनाइटल ऑर्गन में अटैक अगर होता है, इसका मतलब ये जेनाइटल ऑर्गन में कैसे आएगा ये? तो यह बैक्टीरिया हमारे बॉडी में दो तरीके से आता है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, एक नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन से। अब सेक्सुअल ट्रांसमिशन में कैसे आता है? अगर कोई गोनोरिया से इन्फेक्टेड पर्सन हो, उसके साथ अगर सेक्सुअल मीट अगर होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो वह बैक्टीरिया वहां से ट्रांसफर हो जाता है। कब? जब एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो गोनोरिया से। एक तो यह तरीका होता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाइसेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे यह नॉन सेक्सुअल कैसे होता है? नॉन सेक्सुअल का मतलब होता है कि यह बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में लगभग यह 48 घंटा तक ये नॉर्मल में रह सकता है जिंदा। तो यानी कि कोई अगर बाय कोई क्लॉथ पे अगर बैक्टीरिया अटैच कर गया है, किसी हैंड पे अटैच कर गया हो, जेनाइटल सिक्रीशन कहीं पे अगर बाय द वे अटैच कर गया हो, या बाथरूम बेस पे अगर बाय द वे अटैच कर गया है, तो या फिर कोई डब्बा उब्बा पे अटैच कर जाता है, तो बैक्टीरिया अगर जेनाइटल ऑर्गन से बाहर निकल करके और अगर बाहरी कांटेक्ट पे आ गया, उसके वजह से कोई दूसरे पर्सन में कांटेक्ट अगर हो गया, तब यह बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है। ये तो नॉन सेक्सुअल में क्या होता है कि इस तरह से ट्रांसफर होता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे ट्रांसफर होता है ये जो न्यू बॉर्न बेबी होती है। तो न्यू बॉर्न बेबी में चूंकि यह वेजाइना में भी यह बैक्टीरिया मिलता है, तो अगर चाइल्ड का बर्थ अगर इस रास्ते से होता है, तो हो सकता है कि न्यू बॉर्न बेबी के आई में यह डेवलप हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम बोलते हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी में आई में उसके पस बन जाता है ये। तो ये तरह से ये भी ट्रांसमिशन हो सकता है। एक और ट्रांसमिशन हो सकता है कि मदर से फीटस में थ्रू प्लासेंटा के थ्रू यह बच्चों में जा सकता है ये। तो ये सब भी होता है, नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं यह। या तो दो तरह से ट्रांसमिशन हुआ, एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन, एक नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड पे। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ऐसे तो थोड़ा वेरी करता है ये। मेल में इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन बोला जाता है। यानी मेल में अगर यह बैक्टीरिया अगर आता है तो 2 से 5 दिन के अंदर यह सिम्टम प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन फीमेल में इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है, 2 दिन से लेकर के और 30 दिन तक भी इसमें रहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि फीमेल में यह बैक्टीरिया का रेसिस्टिविटी होता है, कई जगह जल्दी वह अटैक नहीं करता है फीमेल में। इसीलिए क्या होता है कि फीमेल इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा 2 से लेकर 30 दिन तक पहुंच जाता है। ये तो हुआ मेरा इंक्यूबेशन पीरियड। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों बोले हैं कि मेल में कॉमन होता है, फीमेल में थोड़ा सा होता है, फीमेल में भी, लेकिन इससे इंसिडेंस कम होता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ये बैक्टीरिया जब वेजाइनल ट्रैक्ट में जब इंटर करता है, तो यहाँ का जो पहले वाल जो होता है वेजाइनल ट्रैक्ट का, या स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से बने होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया को एडेप्ट करने में, अटैच करने में नहीं बनता है। और दूसरा चीज कि वेजाइनल का जो पीएच होता है 3.8 से लेकर के 4.5 पीएच होता है, यानी हाईली एसिडिक होता है। तो एसिडिक मीडियम में बैक्टीरिया का ग्रो नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या होता है कि फीमेल के वेजाइना में यह बहुत कम अटैक करता है ये। लेकिन यही बैक्टीरिया अगर बाय द वे सर्विक्स में अगर चला गया, तो बैक्टीरिया आराम से क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करता है, और ये बैक्टीरिया यहाँ से होते हुए और फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, या पेल्विक में, या बॉडी के दूसरे ऑर्गन में जाकर के ग्रो कर सकता है। लेकिन बात यहाँ मेल की बात हो रही है
कि मेल में यहाँ पर कॉमनेस्ट क्यों ग्रो करता है, कि मेल के क्या होता है कि वहां पर मेल में ये बैक्टीरिया अगर आ जाता है पेनिस में, अगर सपोज दैट, तो यहाँ मल्टीप्लाई करता है। इसके बाद बैक्टीरिया धीरे धीरे एसेंड करते हुए अब प्रोस्टेट में चला आता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो यहाँ प्रोस्टेट में चला आता है। प्रोस्टेट के बाद ये बैक्टीरिया इस इजाकुलेटरी डक्ट से होते हुए यहाँ पर सेमिनल वेसिकल में चला आता है। इसको सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। यहाँ से बैक्टीरिया जो होता है यह यहाँ से भास डिफरेंस में चला आता है, इसको भास डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ से बैक्टीरिया जो होता है इपिडिडाइमिस में चला आता है, इसको इपिडाइमिस बोलते हैं। और ये बैक्टीरिया लास्ट में यहाँ पर टेस्टिस तक चला आता है। यानी यह बैक्टीरिया मेल में यहाँ से यहाँ तक एसेंड करता है और सारे जगह फेवरेबल कंडीशन होता है ग्रो करने के लिए। जो कि फीमेल में क्या होता है कि यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, जल्दी ग्रो नहीं कर सकता है, पीएच एसिडिक होता है, यहाँ ग्रो नहीं कर सकता है, यहाँ पीएच एसिडिक होता है, यहाँ ग्रो नहीं कर सकता है। तो ज्यादातर चांस फिलिपियन ट्यूब में हो सकता है या पेल्विक में हो सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि मेल में कॉमनेस्ट ये अटैक करता है। बैक्टीरिया क्या करता है, सबसे पहले कि जो गोनोकोकस बैक्टीरिया है अब म्यूकस लेयर से अटैच कर करके वहां पर इन्वेड करता है म्यूकस लेयर में। अटैच करने के बाद वहां पर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद वहीं पर क्या करता है कि इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है और उसके बाद यहाँ पस फॉर्मेशन करता है। मेल में क्या होता है इसका सिम्टम कि यहाँ पर पेनिस में वहां पर क्या होगा, इरप्शन होगा, वहां पस बनेगा, पस वहां पेनिस में डिस्चार्ज होगा। पेशाब करते समय भी दर्द हो सकता है या फिर सेक्स करते समय दर्द हो सकता है, इरेक्टेशन के समय पेन हो सकता है और उसके बाद यहाँ डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, जो पेनिस के जो पेन जो रूट होता है वहां भी पेन होता है और उसके साथ साथ जो इसको इपिडिडाइमिस में पेन होता है, टेस्टिस में पेन होता है, यानी कि स्क्रोटम में पेन होता है उसका। हो सकता है कि टेस्टिस में साइज इंक्रीज हो सकता है, इपिडिडामाइटिस हो सकता है या वहां पे ऑर्काइटिस हो सकता है पेशेंट को। और इस तरह से क्या होता है, कभी कभी यहाँ मल्टी ओपनिंग भी प्रोड्यूस कर सकता है। कई बार तो छोटा छोटा छिद्र हो जाता है, पेनिस में भी छिद्र हो सकता है, उसके अराउंड में छिद्र हो सकता है। और यह पस हो सकता है कि पूरे एरिया में लोअर पार्ट में यह फैल सकता है, लोअर पार्ट में वहां पे इन्फ्लामेशन कर सकता है। यह मेल में प्रोड्यूस होता है। फीवर भी प्रोड्यूस होता है, इरेक्टेशन डिफिकल्टी हो सकता है, इसको यूरिन करते समय जलन और पेन भी हो सकता है पेशेंट को, साथ साथ ज्वाइंट पेन भी हो सकता है। ये सब मेल में सिम्टम प्रोड्यूस होता है। फीमेल में क्या होगा कि फीमेल में यहाँ पर जेनाइटल ऑर्गन्स में जो वेजाइनल ट्रैक्ट में यहाँ पे हो सकता है कि इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर सकता है, यहाँ पे सर्विक्स में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। इसके कारण कुछ डिस्चार्ज होता है, वाइटिस डिस्चार्ज या पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है वहाँ पे। इसके साथ साथ फेलोपियन ट्यूब में जब इन्फ्लामेशन होगा सल्पिंजाइटिस प्रोड्यूस करेगा, तो उसके कारण लोअर एब्डोमेन में दर्द होगा उसको। इसके बाद ओवरी में क्या होगा, ओवरी में यहाँ पे उप्रोडाइटिस होगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे लोअर एब्डोमेन में दर्द होगा पेशेंट को। इसके बाद क्या होगा कि पेशेंट को फीवर आवेगा या एपेटाइट लॉस हो जाएगा पेशेंट में। इसके बाद इसमें भी ज्वाइंट पेन होने का चांस हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट होने पे इसको पेन भी हो सकता है। अगर ये बाय द वे बच्चा अगर जन्म लिया सपोज दैट, तो जो यहाँ पे गोनोरिया का बैक्टीरिया है वह फीटस के आई पे क्या होता है, बच्चे के आई में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम बोलते हैं। न्यू बॉर्न बेबी में आंख में पस बन जाता है। जनरली 1 सप्ताह से होते होते आंख में क्या होता है, पस बन जाता है, रेडनेस हो जाता है। तो ये आपको मिलेंगे गोनोरिया के सिम्टम होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में गोनोरिया का कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि इनफर्टिलिटी भी प्रोड्यूस हो सकता है, पस फॉर्मेशन हो सकते हैं, पायमिया सेप्टिसेमिया हो सकता है या जेनाइटल ऑर्गन्स में यहाँ पे ओपनिंग डेवलप हो सकता है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है। इसके बाद आर्थराइटिस सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है या कभी कभी कार्डाइटिस भी देखने को मिलता है, यानी कि पेरिकार्डियम में भी इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। यह हो गया आपको क्या, इसके कॉम्प्लिकेशन। अब बात करते हैं कि अगर कोई मरीज आपके पास आता हो, अगर कि हम अगर जेनाइटल ऑर्गन से पस निकल रहा हो तो हम उसमें क्या जांच कराते हैं। तो इसके लिए सबसे नंबर 1 जांच कराते हैं हम लोग, जो जेनाइटल से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका हम ग्राम स्टेन कराते हैं।
जब ग्राम स्टेन करेंगे हम लोग बाय द वे, तो वहां पे हमें इस तरह का बैक्टीरिया मिलेगा आपको, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, साथ साथ पॉस्सेल मिलेगा वहां पे माइक्रोस्कोप में ग्राम स्टेन करने पे। नंबर 2 क्या करते हैं हम लोग कि जेनाइटल डिस्चार्ज का कल्चर करा लेते हैं, कल्चर और सेंसिटिविटी, इसमें भी बैक्टीरिया हमें फाइंडिंग हो जाता है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यूरिन का भी रूटीन एग्जामिनेशन करा के देखते हैं, जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप में क्या मिलेगा, पॉस्सेल मिलेगा उसमें माइक्रोस्कोप में, या फिर हो सकता है कि कुछ प्रोटीन भी मिल सकते हैं। इसके बाद यूरिन का कल्चर करा के देख सकते हैं, कल्चर कराने पे भी हमें यह बैक्टीरिया फाइंडिंग हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला कंडीशन वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑफ गोनोकोकस, यानी गोनोकोकस बैक्टीरिया का पीसीआर करते हैं तो वहां पर रिपोर्ट में हमें आ जाएगा, फाइंडिंग आ जाएगा प्रेजेंट। अगला कराते हैं एलाइजा फॉर निजेरिया गोनोरी, आईजीजी आईजीएम, इसमें भी आपको पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकते हैं। इसके बाद कराते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ा रहेगा। दूसरा कराते हैं डीएलसी, डीएलसी में न्यूट्रोफिल बढ़े रहेंगे इसमें। तो इतना हम लोग जांच करा लेते हैं, और उसके बाद अगर ऐसे हम लोग मैनुअली भी देख करके बता सकते हैं, लेकिन मैनुअल में वहाँ अपसेस मिलता है तो इससे बहुत ज़्यादा हमें फाइंडिंग नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो हम लोग सबसे पहला तो करेंगे क्या कि जो मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोटेक्टेड सेक्स के लिए हम लोग उसको एडवाइस करते हैं, जेनाइटल ऑर्गन को प्रॉपर वॉश करते हैं, एसिडिक सोप यूज करते हैं जेनाइटल ऑर्गन में। एसिडिक सोप जो होता है वह इसी से ट्रीटमेंट होती है इसकी। इसके बाद अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, जिसमें पेनिसिलिन जी ग्रुप जो होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट आता है, टेट्रासाइक्लिन जो होता है वह सबसे अच्छा है इसके लिए, इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए यह एंटीबायोटिक ज़्यादा काम करता है। अगर दर्द अगर होता है तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पर NSAID हम लोग यूज कर सकते हैं वहाँ पे ड्रग्स के रूप में। अब बात करते हैं इसमें होम्योपैथिक ड्रग सबसे अच्छा काम करता है, मेडोडिनम बहुत अच्छी दवा है, कैनाबिस सेटाइवा बहुत अच्छी दवा है, रोडोडेंड्रॉन ये भी अच्छी दवा है, सालेसिया मर्क्सोल ये भी हम लोग यूज करते हैं, सेबाइना यूज करते हैं, पल्सिट्ला यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्टम के अनुसार अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरह के इसमें मेडिसिन यूज करते हैं, क्योंकि अगर बाय द वे कभी गोनोकोकस के कारण अगर बैकेक अगर हो जाता है तो वहाँ पे मेडोलिनम का यूज बहुत आराम से करते हैं, या कैनाबिस सेटाइवा यूज करते हैं। तो यह हम लोग क्या होता है, गोनोरिया हो गया। गोनोरिया एक बहुत ही ये खतरनाक डिजीज है जो कि मेल में यह कॉमनेस्ट होता है। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन जरूर करिएगा। अगर आप फोन करते हैं तो फोन करने से पहले आप रूटीन एग्जामिनेशन और कल्चर इस करा करके ही आप फोन करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं जब फोन करते हैं तो डायरेक्टली फिर ये सिम्टोमेटिक फोन कर देते हैं। डायग्नोसिस करके फोन करने पे क्या होगा कि आपका भी समय बचेगा और हमें भी सहूलियत होगी। ज़्यादा बार बार फोन करने से क्या होती है, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप फोन करें तो एक तो शाम के समय फोन करेंगे, आप 6 से 8 के बीच में फोन कीजिएगा, तो उस समय हम इसको आसानी से हम डायग्नोस भी करते हैं। और प्लस दूसरा काम कि डायग्नोसिस करा के अगर हमको अगर रिपोर्ट करते हैं, पीसीआर करा लेना है, जेनाइटल का ग्राम स्टेन करा लेना है, यूरिन कल्चर करा करके देख लीजिए, उसके बाद हमसे रिपोर्टिंग कराइए, आप बात करिए तो आपको हम परफेक्ट दवा बता देंगे। 100% ये बीमारी ठीक हो जाती है। यह बस सिर्फ हमें ध्यान देना है, केयर करना है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।